ये कहे मैं कानून से बालातर हूं, जो ये कहे मुझ पे हमला नजरिया पाकिस्तान पे हमला है। फैसले अदालतों में करने या सड़कों पे करने। मैंने शेख रशीद जैसा बेशरम और बेगैरत आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तो वो जो बेचते थे दवाए दिल, तो वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ़ में खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, आज बहुत अहम दिन था और इससे पहले कि हम इस बहस में पढ़ें कि किसने क्या खोया किसने क्या पाया, जो हुकूमत ने एतराज़ जमा कराया है, जिसकी काफ़ी हद तक तवक्को थी, क्योंकि उससे पहले जो उनकी तकारीर जो उनके बयानात थे उन्हें JIT पर एतमाद भी नहीं रहा था और JIT की जो खास तौर पर फाइंडिंग्स आई हैं उनके मुताबिक वो बायस्ड हैं, तासुब से भरी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और उनके अहले खाना को फंसाने की साजिश का वो हिस्सा हैं। तो जो जवाब उन्होंने जमा कराया, जो एतराज़ उन्होंने आज जमा करवाया, उसमें उन्होंने खुलकर ये बात की है कि जनाब ये साजिश हो रही है हमारे खिलाफ और साजिश कौन कर रहा है। मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा जाता हूँ जी आपसे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, के MNN से आपका ताल्लुक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन और उनके सीनियर लीडर, जब से उन्होंने स्पोक्स पर्सन का ओहदा संभाला है तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़, कानूनी मौक़िफ़ है, उसमें काफ़ी जान आई है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने, जाना माना नाम है आप, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने भी वक्त निकाला। अच्छा अब्बासी साहब, सर ये जो आपने जवाब जमा कराया है इसमें आपके एतराज़ात हैं कि जनाब ये जो JIT बनी इसमें तासुब की बू आ रही थी, इससे प्राइम मिनिस्टर साहब को हर तरह से कोशिश की तोड़ मरोड़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स को कि किस तरह से उनको इम्प्लिकेट किया जाए। सर सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो अहम 4 इल्ज़ामात शरीफ खानदान पर लगाए गए थे, जिनमें 2 कंपनियों का मरियम बीबी का बेनिफिशरी होना, गलत फेक डॉक्यूमेंट जमा कराना, प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम अपनी एक ऑफशोर कंपनी तो नहीं कह सकते, उसको दुबई में कंपनी होना, बाद में उसकी उन्होंने मुलाजमत इख्तियार करना, इन इल्जामात की नफी, इन एविडेंसेस को आपने नेगेट नहीं किया। आपने सिर्फ इतना कहा कि जनाब JIT हमारे खिलाफ तासुब की बुनियाद पर ये रिपोर्ट बनाई है। सर देखें, अपना दिफा करना हर जो एक्यूज होता है उसका हक होता है, और एक पिटिशन की गई वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिलाफ, तो अब उनका हक है कि आप दिफा करें, और दिफा वकील ही करते हैं और वकील अदालत में करते हैं। तो वकला ने आज कुछ कागजात जमा कराए हैं, मेरा ख्याल है मज़ीद भी करवाएंगे, वो फ्लोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पर आपको डिफेंड भी करेंगे। मैं या फवाद साहब या आप सारा दिन बहस करते रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं हकीकत से मैं इस आर्मी ने ईस्ट से हमला किया है, दिफा करने वाले वेस्ट पे मोर्चा बना के खड़े हुए हैं, एतराज से तो ये लग रहा है। मैं गुजारिश करूंगा कि उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दें। मैं हकीकत से इस फ्रिवलस डिबेट में मैं जाना नहीं चाहता। मैं इसको गलत समझता हूं कि जो चीज़ सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट एक बात सुन रही है, उनको सुनने दें, उनको फैसला करने दें। मैं और आप सारा दिन कहते रहे, या जो टीवी की जीनत बनते हैं अफराद, बात इतनी है कि जो JIT ने कहा हम उसको चैलेंज हमने किया है और हम करेंगे, एविडेंस के साथ करेंगे। दूसरी बात यह है, फवाद चौधरी साहब भी वकील हैं जी, एविडेंशरी वैल्यू क्या है, ये सारे जो सो कॉल्ड एविडेंस, ये बात तो लिखी नहीं हुई है, ये लिखी हुई ना, ये देखिए, ये हम ना भी लिखे ना, जजेस खुद इसको बात को पूछेंगे, और मेरे ख्याल आज ने कुछ इस तरफ इशारा भी किया है। अब क्या एक चीज़ जिसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं है, जो अदालत में एज एविडेंस पेश नहीं हो सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा इस पिटिशन का फैसला करने के लिए? ये भी उनका फैसला है। हम और आप और फवाद साहब स्पेकुलेट कर सकते हैं। और मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें, ये सारी बात है सर। ये और बात और पे लागू होती है ना? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल दोनों पे, हाँ। जो फैसला आएगा उसको मुझे भी कबूल करना है और मेरे मुखालिफ ने भी कबूल करना है। यानी कि आपको इस वक्त फवाद साहब, इनको सेटिस्फेक्शन है कि जो एतराज उन्होंने जमा करा दिया है, यही एतराज बनता था, इससे बढ़ के फवाद साहब कोई एतराज है नहीं।
देखिए, पहली बात तो जो है, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दिया जाए, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं और ऐसा ही हमारा भी मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दिया जाए। एक इसका क्रिमिनलिटी का एंगल है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करेगी और बात करेगी, लेकिन दुनिया भर में जहाँ पे जमहूरियत होती है, जमहूरियत की जो पहली शर्त है वो ये है कि उसके हुक्मरान अपने अवाम के सामने जवाबदेह हों। और अकाउंटेबिलिटी, एक पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, एक लीगल अकाउंटेबिलिटी है। जो पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है वो मीडिया के जरिए ही हुआ करती है और मीडिया ही सवाल उठाता है, क्योंकि रोज़ाना करोड़ों लोगों के सामने और कोई मेथड नहीं है जिसके ज़रिए आप अपने हुक्मरानों को अकाउंटेबल कर सके, सवाल उठा सके, ख़ुसूसन ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे वज़ीर आज़म पार्लियामान में आना अपनी तौहीन समझते हों, जहाँ पे काबीना का इजलास जिस दिन हो और उसके 7-7 दिन बाद काबीना के वज़रा अपना हाथ भी ना धोएं कि आज वज़ीर आज़म साहब से हमने हाथ मिला लिया है, जहाँ पे पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाने की कोई रवायत ही ना हो, जहाँ पे वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के क्रिमिनल मामलात को पार्टी तहफ़्फ़ुज़ दे रही हो और जहाँ पे पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है ना कि हमारा लीडर जो है वो क्लीन है, जहाँ पे पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के ज़ाती पैसों के। ये जो मामलात हैं ये मीडिया में आएंगे, मीडिया इनको डिबेट करेगा, पाकिस्तान के लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे और ये एज ए हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात के हवाले से हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के लोगों को इस अमल में शरीक रखें। अच्छा, इसमें बात ना करने वाली दलील इस तरह से भी थोड़ी कमजोर होती है। मैं शर्मिला साहबा के पास जाता हूँ, लेकिन ये कमेंट में जरूर करूंगा सर यहाँ पे कि जब, और ये पोस्टमार्टम जेटी रिपोर्ट का दोनों ने किया है सर, आपके वज़रा ने भी किया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है और सर आपने भी, जब दोनों ने किया तो फिर उस पर बात तो कर सकते हैं ना। शर्मिला साहिबा, ये एतराज़ात अब, और जिसकी काफी हद तक तवक्को थी कि जमा तो करवाए जाने थे, जमा हो गए, पानामा केस, पानामा जेटी का इतना मुतासिब रवैया जो पोर्ट्रे किया गया है, आप एग्री करती हैं कि वाकई जी पनामा की इस जेटी ने तो हद ही पार कर दी ना? इसने तो वो चीजें उखाड़ के ले आया, वो गड़े मुर्दे उखाड़ के ले आया जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी नहीं था। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब ये जेआईटी की तश्कील हुई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नतीजे में, तो उस वक़्त तो पीएमएलएन के नुमाइंदगान ने, वज़ीर आज़म ने बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी और उस वक़्त ये तासुर दिया जा रहा था कि जनाब इनका जो मौक़िफ़ है वो विंडिकेट हो गया है, ये कोई मुकदमा जीत गए हैं, बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। ये हुकूमती नुमाइंदे, इनके वुज़रा, तमाम लोग बड़ी खुशियाँ मना रहे थे। जैसे जेआईटी ने काम शुरू किया उस वक़्त भी जेआईटी के मेंबरान के हवाले से कोई एतराज़ात नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे तलबियाँ होती गईं उस वक़्त से जेआईटी के मेंबरान को टारगेट करने की कोशिश की गई, सुबह से लेके शाम तक और फिर शाम से लेके अगले दिन सुबह तक। हम ये देखते थे कि पीएमएलएन के एमएनएज़ शाम को पीएमएलएन के वुज़रा पीआईडी में बैठ के बाकायदगी से एक मीडिया कैंपेन चलाते थे जहां पर जेआईटी के मेंबरान, उनकी वर्किंग, उसको टारगेट किया जाता था। ठीक है। और ये तसलसल चलता रहा ये पूरे 60 दिन और इसमें बतदरीज जो है वो अग्रेशन आता गया। देखिए, बात ये है कि जेआईटी ने अपना काम अपने परव्यू के अंदर किया है। जेआईटी की अगर आप तश्कील से पहले वो ऑर्डर पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि वो जिसको चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस वजह से चाहें, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहें उस वजह से तलब कर सकते हैं। तो ये बात करना कि दैट दे हैव गॉन बियॉन्ड देयर स्कोप, ये गलत बात है। फिर अब जो एतराज़ात आए हैं वो एक बड़ी आफ्टर थॉट है। इन्होंने ये क्या, इन्होंने किसी चीज़ के ऊपर जो एविडेंस आया है उसको डिनाई नहीं किया। इन्होंने कहा जी पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है उसको आप रिजेक्ट कर दें क्योंकि ये तासुब का शिकार है, पर्सनल कमेंट्स हैं। मैं जो पर्सनल कमेंट्स दिए गए मुख्तलिफ लोगों के बारे में उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, वो जेआईटी खुद करेगी, लेकिन जो एविडेंशरी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं आपने उसको एक्चुअली कंटेस्ट करना। तो और न जाने ये इनको कौन एडवाइस दे रहा है कि जी ये इनके ऊपर टारगेट करें, इनको अटैक करें, सवाल भी इनका मुकदमा और खराब होगा। मैं आपकी बात कथा कलामी कर रहा हूँ, सवाल भी अब्बासी साहब यही था कि आपने उन खिलाड़ियों पर एतराज करना शुरू कर दिया जो अंपायर की विसल बजाए जाने से पहले एतराज होना चाहिए था। ये अब यहाँ पे आपने जिक्र किया है जी, मोर एग्रेसिव मेंबर्स ऑफ द जेआईटी, आईएसआई के जो साहब हैं उनका जिक्र हुआ है। अब आपको उन पे एतराज है क्योंकि वो साहब जो हैं वो सोर्स एम्प्लॉय थे, वो तो कोई बाज़ाब्ता तौर पे आईएसआई का हिस्सा नहीं थे, ये आपका कहने की कोशिश की गई है, हालांकि हकीकत इससे बरक्स बताई जा रही है। तो सर ये एतराज तो पहले करना चाहिए था ना आपको?
मेरे भाई इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करने दें। अगर हमने पहले करना था और आज कर दिया है और वो इसको नहीं कंसिडर करेंगे तो नहीं करेंगे। मैं और आप डिबेट करके क्या हासिल करेंगे? आप हाँ यकीनन आपका प्रोग्राम बन जाएगा। मैं और फवाद साहब इसको गलती में निकाल के निकालेंगे। लेकिन बात ये है, रिपोर्ट के आगाज में कहा जाता है ना कि he was evasive of the questions। ये हर रिपोर्ट में कहा गया है। मैं बिल्कुल एवेसिव नहीं हूँ। मैं सिर्फ हर एंकर या कंपेयर से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप 30 सेकंड में जवाब मुझसे सवाल करते हैं तो 1 मिनट जवाब का मैं ताज़ीम के साथ आपकी बात सुन। तो जो हमारे वकील ने आज जमा करवाया है और मजीद भी जमा करवाएंगे, ये उन्होंने कोर्ट के लिए जमा कराया है। ये पब्लिक कंजम्पशन का डॉक्यूमेंट नहीं है। इसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है जो फवाद साहब बेहतर समझते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदा के लिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें। ये रोज फैसले मत सुनाएं। मुल्क का नुकसान होता है, मुल्क की बेइज्जती होती है, लोगों की बेइज्जती होती है। सर मैं यहाँ पे छोटी सी सियासत की बेइज्जती होती है। छोटी सी अर्ज कर दूं सर, जो मुझे जरूरत हुई ना सर इस पे सवाल करने की, वो इस वजह से हुई कि ये जो कंटेंट है इस एतराज की, इस दरख्वास्त का, ये पूरा का पूरा कंटेंट हम टीवी पे पहले सुन चुके हैं। आप ही के मुंह से, बाकी बुजुर्ग के फवाद साहब, हम इनके मुंह से सुन चुके हैं पूरे का पूरा। जो कानून की अदालत में पेश किया जाता है वो भी कॉमन सेंस से ही आता है। जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो भी यही बातें होंगी। जो फवाद साहब मुझ पे इल्जाम लगाएंगे वो भी वही बातें जो कोर्ट में पेश की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट देखता है कि इस एविडेंस की लीगल वैल्यू क्या है, उसके मुताबिक फैसला होता है। चलिए अब्बासी साहब ने सर इसके बाद कंफर्म हो गया कि अब इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बात नहीं होगी सर फवाद साहब। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो ब्रिगेडियर नोमान के खिलाफ एक एनोनिमस जो व्हाट्सएप था जो कि तमाम ग्रुप्स के ऊपर और शेयर किया गया, सोशल मीडिया में शेयर किया गया, मुझे बहुत हैरानी हुई कि ISI और उसके ऊपर जो तमाम कंटेंट जो उस लेटर में था वो आज मुस्लिम लीग नून के रिकॉर्ड का हिस्सा बना हुआ है और वो उसके ऊपर बात करें। दूसरी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इनको कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, बट इन्होंने पर्सन्स के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट किया है। सो इसका मतलब ये है कि ये अब इदारों के खिलाफ लड़ाई करना चाहते हैं। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो कहा कि पाकिस्तान की बेइज्जती होती है, तो पाकिस्तान की बेइज्जती सर उस वक्त ज़्यादा होती है जब हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक अकामा लेके दुबई की में बैठा हुआ है एज ए मार्केटिंग मैनेजर और चेयरमैन, और कह ये रहा है कि जी मैंने ये अकामा इसलिए लिया कि जी मुझे ट्रैवल का प्रॉब्लम जो है वो ना हो। अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दुबई के वीज़े का इशू है या दुनिया के वीज़ों का इशू है, तो ये तो मुझे लगता है कि एक एटॉमिक पावर होने के लिहाज से नहीं थे वो जब उन्होंने 2014 तक 2006 में उन्होंने जब लिया ये, लेकिन ख़त्म तो 2014 में हुआ ना जब वो वज़ीर आज़म थे मुल्क के। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी 2 दफ़ा हों, उनको भी कम अज़ कम ये ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। किसी को भी जाके जो है वो ले लेता है, फिर उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। फिर मुल्क की बेइज्जती उस वक्त ज़्यादा होती है जब एक इंटरनेशनल जो कंसोर्शियम ऑफ जस्टिस है वो बताता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपना ब्लैक मनी होल्ड किया हुआ है ऑफशोर कंपनीज के जरिए। फिर पाकिस्तान की बेइज्जती उस वक्त उससे भी ज़्यादा होती है जब हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की JIT ने एक 13 कंपनीज का नेटवर्क पकड़ा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली के लिए। ज़्यादा बेइज्जती की बात यह है ना कि ये कि आपकी डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि हमें क्वालिटी डेमोक्रेसी में कैसी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ये एक मुस्बत डिस्कशन है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के इस वक्त के कारनामे जो सामने आ रहे हैं वो जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून को बहैसियत एक जमात देखना चाहिए था। वैसे इन द कोर्ट ऑफ लॉ अभी तो फैसला आना है ना सर इस पे। देखिए पहली बात ये फवाद चौधरी साहब इनके लीडर की इस तरह है, इनके ज़हन जाता ही वहां पे है। आइसलैंड हमेशा चले जाते हैं। बात आपने नहीं खत्म किया, आप खत्म। आइसलैंड के वज़ीर आज़म के ऊपर इससे इल्जामात बहुत कम थे। यहाँ पे जो माल्टा में हुकूमत उन्होंने दोबारा इलेक्शंस में चले गए, इल्ज़ामात बहुत कम थे। ब्राज़ील में डेविड कैमरून के ऊपर कोई इल्ज़ाम ही नहीं था जो उसने आके पार्लियामान में आके जो है वो अपने दिया। जब भी आप अपना लीडर चुनते हैं, वज़ीर आज़म चुनते हैं, उसको देखते हैं कि वो इस काबिल है कि वो हुकूमत 20 करोड़ लोगों को लीड कर सके। मैं सर वक्फा ले लूं, लेकिन सर जो दलील आ रही है ना इसके काउंटर में फवाद साहब, वो ये आ रही है कि वहाँ के हालात और यहाँ के हालात में फ़र्क किस तरह है कि आपका मुल्क किस सूरत हाल से गुजर रहा है, तो वहाँ पर इस तरह की तब्दीली का होना वो शायद मुल्क के नुकसान हो। ये मौक़िफ़ आ रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये तो मौक़िफ़ नहीं है, ये ढिठाई है। चलिए मैं वक्फा ले लूं, आइसलैंड की वज़ाहत भी कर देता हूँ। आइसलैंड की तकलीफ हमेशा होती है
मैं आइसलैंड की बता दिया, वक्फे के बाद मैं बिल्कुल कर दूंगा, वक्फे के बाद कर दूंगा। वक्फे के बाद शर्मिला साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगी। मैं एक दफा थोड़ा सा नाज़रीन जब वक्फे के बाद वापस आऊंगा तो ये जो एतराज किया गया है आईएसआई के मेंबर पे, थोड़ी सी इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करना चाहूंगा इनकी इजाजत से वक्फे के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए
पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। जैसा कि कहा गया कि जनाब एग्रेसिव मेंबर ऑफ द जेआईटी, जो बड़ा सख्तगीर मेंबर जेआईटी का, जो कि आईएसआई का मेंबर था, ब्रिगेडियर नुमान साहब। अच्छा, अब ये एतराज उठाया गया है कि जनाब ये साहब सोर्स एम्प्लॉय हैं, यानी इनको मैं आम अल्फाज में कह दूं कि इनको रिटायरमेंट के बाद जो है दोबारा इनकी खिदमात, जो कि इदारे को अच्छे लगे, उनकी खिदमात अच्छी लगी, दोबारा खिदमात हासिल कर ली गई। तो जनाब यही ब्रिगेडियर नुमान साहब जो कि सोर्स एम्प्लॉय हैं, ये डॉन लीक्स इंक्वायरी जो कमीशन था, ये उसका भी हिस्सा थे। और इसके साथ साथ ये भी बात हतमी है कि जब पठानकोट का वाकया पेश आता है, उस दौरान जो जेआईटी बनती है उसमें जो आईएसआई के मेंबर थे वो भी सोर्स एम्प्लॉय थे। इसके साथ साथ कसूर में जो 280 बच्चों के साथ ज्यादती का स्कैंडल सामने आया था, उसकी प्रोब के लिए जो जेआईटी बनती है उसमें जो आईएसआई के साहब थे वो भी सोर्स एम्प्लॉय थे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो मॉडल टाउन की जेआईटी बनती है उसमें जो साहब थे आईएसआई के, वो जनाब भी सोर्स एम्प्लॉय थे, क्योंकि 60 से 70% जो आईएसआई के मेंबरान कह लें या जो काम करने वाले होते हैं वो उनके सोर्स एम्प्लॉय होते हैं। कुलभूषण यादव भी रॉ का सोर्स एम्प्लॉय है, जिसको हम रॉ का एजेंट कहते हैं। सर, मैं चाहूंगा कि आपने जो एक वो आइसलैंड के वजीर आजम की एक नफी करनी इस आर्गुमेंट की, वो उसको जरा करने ताकि फिर मैं इस सवाल पर मैं अभी सवाल का जवाब आपको दे देता हूं ताकि मजीद वक्त ज़ाया ना हो। देखिए, मुझे नहीं पता कि आईएसआई कैसे ऑपरेट करती है, नहीं करती। मुझे आज इल्म हुआ आपकी गुफ्तगू से। कॉमन सी चीज़ है सर। नहीं, मैं सीख गया हूँ, मैं सीखा, आपकी मेहरबानी है। तो गुजारिश ये है कि अगर आप किसी वाक़े को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, उसकी एक डिफरेंट हैसियत होती है। जब आप एक एविडेंस के लिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट हैसियत होती है। तो मामला ये पैदा होता है, ये तो उन्होंने बात कर दी एक शख्स के हवाले से कि हमें उससे शुबा है कि शायद वो हकायक पर मबनी बात ना करे, कोई उसके जज्बात ऐसे हों या उसकी एसोसिएशन ऐसी हों। मैं बात कर दूँ, वो आप जैसे भी इन्फ्रेंस उससे निकाल लें, एक शख्स के बारे में बात की गई जिसका ताल्लुक एक इदारे से है। तो गुजारिश ये है कि वो शख्स जो एविडेंस कलेक्ट करेगा, जिसमें वो शामिल होगा एविडेंस कलेक्ट करने में, उसकी वैल्यू क्या है लीगली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने यही बात उठाई है कि एक जेआईटी जिसका हिस्सा एक ऐसा शख्स हो, जब बन रही थी उस वक्त नहीं पता चला था। अगर आप गुजारिश करते, मैं देखिए ना, मैं वकील नहीं हूं, मैं तो आपने एक बात उठाई, मैं तो बात उठाता नहीं हूं, मैंने तो यहाँ डाल दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करती है कि बनते वक्त है बड़ा हॉन्टिंग सा सवाल, लेकिन चलें इसको भी रख लेते हैं। देखिए, वो कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, जैसे कि फवाद साहब ने कहा कि वकील है, मुझसे 100 गुना बेहतर जानते हैं, जवाब में मुद्दा वहां उठा सकते हैं। जी, ये भी कह सकते हैं, इनको पहले उठा दे। तो ये अदालत के मामलात है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि एक जेआईटी जिसका हिस्सा एक ऐसा शख्स हो जिसके कंडक्ट पर मुझे शुबा है, तो वो मेरे खिलाफ जो एविडेंस इकट्ठा करेगा उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या वो एविडेंस एडमिसिबल होगा कोर्ट में या नहीं। तो ये मामूली सी बात है, इसको कंसिडर कर ले। और ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी की हर बात माननी है, तो कह भी दिया मैं उनका इख्तियार है कि जेआईटी को मुकम्मल तौर पर मान ले कि जो बात लिखी है इसमें वो मुकम्मल तौर पर हकीकत है और उसके अलावा कोई हकीकत नहीं है, या उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दें या वो उसके कुछ हिस्से को मान लें, ये उनका इख्तियार है। इसी तरह जो मैं डिफेंस पेश कर रहा हूँ या मैं मजीद डिफेंस पेश करूँगा या अदालत में बात करूँगा, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि उसको मुकम्मल मान ले कि हाँ जी आप जो फरमा रहे हैं दुरुस्त है, या आपने फार्माया सारा गलत है या कुछ दुरुस्त है। ये उनके फैसले हैं। अब आपने आइसलैंड की बात की, उस पे तरफ बात में आ जाए, मैं एक लाइन में खत्म कर देता हूँ। आइसलैंड के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो साहब थे, उनकी जो वाइफ थी वो एक ऐसी कंपनी की मालिक थी जिसने उस स्कैम जो वहां पर हुआ था, बैंकिंग का कोलैप्स हुआ था, क्योंकि आइसलैंड बैंकरप्ट हो गया था उस सारे 9/11 के बाद जो एक सिनारियो फाइनेंशियल कोलैप्स आया था, उसमें वो हिस्सेदार थी। इसलिए उन्होंने रिजाइन इस पे बिल्कुल आऊंगा सर। मैं आपकी परमिशन से शमीला साहबा को बड़ी देर से वेट करें। शमीला साहबा, आपकी पार्टी ने इस्तीफे का मुतालबा किया है प्राइम मिनिस्टर साहब से। अच्छा, अब यही मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। एक कॉमन कॉज मिल गया आपको, तो इस कॉमन कॉज के लिए क्या हम देख सकते हैं कि दोनों जमातें इकट्ठी किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हों? देखिए, बाय एंड लार्ज जो ऑपोजिशन है वो एक बात पे तो मुत्तफिक है
कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा आना चाहिए, क्योंकि इस सिनेरियो के अंदर और JIT की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म अखलाकी तौर पे वो जवाज़ खो चुके हैं कि वो पाकिस्तान को फर्दर गवर्न करें। लेकिन अब दुनिया भर में वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, दीगर अखबारात में, दुनिया भर में ये JIT की रिपोर्ट के हवाले से अब तमाम जो मामलात आए हैं वो शाया हो चुके हैं। दुनिया भर के अंदर पैनामा लीक्स के ऊपर आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है लोगों पे। वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर चुके हैं। यहाँ तो 1-1.5 सवा साल इन्होंने खींच लिया यही मैं ना मानूं के चक्कर में कि नहीं बनाते कमीशन, फिर बनाते हैं, फिर करते हैं, फिर नहीं करते। अब भी जाके इस तरह पहले बात हुई है कि ये वो जो एविडेंस आया है उसको रिफ्यूट नहीं कर रहे, ये इस बात पे टारगेट कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट अभी तो उन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट ही रिजेक्ट कर दी ना। उन्होंने कहा कि जी ये बायस्ड हैं, मेंबरान बायस्ड हैं। अभी तो देखिए ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट के मोतबर जज साहिबान हैं वो खुद भी। अच्छा शर्मिला साहब, आप पर एतराज ये है, मैडम मैं आपकी पार्टी की पॉलिसी की बात कर लूं, अगर आप पर एतराज ये है कि जनाब ये जो जिस तरह हम कहते हैं ना कि इन्होंने मिठाई बांटी थी फैसले के वक्त, तो जब JIT बनी थी तो आपने भी और PTI बशमूल सबने नोहा खानी की थी कि ये क्या हो गया, और आज उसी JIT के गुण गाए जा रहे हैं। ये गंगा बहाई थी इमरान खान ने, आपको तो ना एतमाद था अदालतों पे, ना एतमाद था JIT पे। अब उस गंगा में हाथ धोने आप पहुंच गए, तो ये आप समझते हैं कि कोशिश का जो भी हुआ है क्रेडिट PTI को, खान को जाता है? देखिए गंगा में तो हाथ कोई भी नहीं धोना चाह रहा। मसला ये है कि जिस वक्त हम एक जॉइंट ऑपोजिशन को लेके चले थे उस वक्त भी इमरान खान साहब बीच रास्ते में निकल गए और उन्होंने अपनी एक सोलो फ्लाइट ले ली। इसी वजह से वो जो बिल पीपल्स पार्टी लेकर आई थी सेनेट के अंदर, जिसको इमरान खान साहब ने सपोर्ट नहीं किया, और चूंकि वो नेशनल असेंबली में जाएगा तो वो नहीं स्टैंड कर पाएगा क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है। वो अगर होता तो आने वाली तमाम नस्लों के लिए भी एक चीज़ सेटल हो जाती कि जी इस बिल के तहत तमाम इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन का क्या लायमल होना चाहिए। बहरहाल अब वो बात हो गई। उस वक्त भी हम ये कहते थे कि देखिए अदालत में जाने से ये मामला लंबा खिंच जाएगा, और वही हुआ। पहले एक जजमेंट आया, उसमें 2 जज साहबान ने खिलाफ वर्डिक्ट दिया, 3 ने कहा इन्वेस्टिगेशन, और फिर ये JIT बनी। अब JIT तो लगी रिपोर्ट आ गई है तो उसको ये चैलेंज कर रहे हैं। पार्लियामेंट में क्या हो क्या रहा था आखिर? यही तो किसी कहते हैं पंजाबी में किसी बनने तो लग रहा है ना आखिर। ये आप इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आते नहीं हैं, ना PMLN के नुमाइंदगान आते हैं, ना वजीर आजम आते हैं, तो पार्लियामेंट अगर हमारे मुल्क में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है तो आप उसे मुस्तहकम क्यों नहीं बनाते? आप उसे कमजोर कर रहे हैं। मैं इसी चीज पे वक्फा ले लूं, और ये जो आपका एतराज है अदालतों को टारगेट किया जाता है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हर चीज अदालत में जाए, अदालत से फैसला आप लेकर आए। चले जी, जबकि आपकी पार्टी समझती है कि आपने गो के बात बनने लग रही है, लेकिन फिर भी आपने गलत अप्रोच अपनाई। मैं क्विक सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद सर आप इसका आगाज करूंगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करते हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। सर मैं तालिब इल्म की हैसियत से आपका भी बहुत एहतराम है सर, आपका भी और शर्मिला साहिबा का भी। अच्छा ये जब कहा जा रहा है, ये मेरे सामने ऑपरेटिव पार्ट है सर, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसका अपना मतलब है। जरा समझा दें, जब कह देते हैं कि जनाब कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं था, उस रास्ते जाने को कहा ही नहीं था कि जिस रास्ते JIT चली गई। The JIT may also examine the evidence and material, if any, already available with the FIA NAB relating to or having any nexus with the possession of accusation of the aforesaid flats। यहाँ तक समझ आती है कि जनाब जब तक वो फ्लैट की बात की कि यहाँ पर आप ढूंढें, उससे अगला जो पार्ट है कहते हैं और any other assets or pecuniary resources and their origin। तो अगर ये जो आखिरी जुमला है सबसे हैवी और सबसे मानी खेज है, आपको लगता है JIT ने इस पे ज्यादा काम किया? देखिए इशू ये है कि एक तो पहली तो ये एतराज मुझे समझ नहीं आया कि मसलन अगर आप X क्राइम ढूंढने जा रहे हैं और आपको Y क्राइम मिल गया है साथ, तो इस पे क्या प्रॉब्लम है? आपको X भी ट्रेड करेंगे, Y भी करेंगे। जैसे क्रिकेट में आपको कई दफा आप कोर्ट अपील करते हैं LBW की और पता चलता है तो कोर्ट बिहाइंड है या वाइस वर्सा। तो अगर आपको पकड़े गए हैं तो पकड़े गए हैं। अब इस केस में हुआ क्या है कि एक तो जो नेटवर्क है 90 से लेके 94 तक का, 91 से 94 तक का हुदैबिया के जरिए जो पैसे बाहर भेजे गए, और आपको मालूम है मोटरवे का जो कमीशन था, मोटरवे में कमीशन लिया गया, वो कमीशन वाइट किया गया। फिर उसको मुझे मालूम होता है, वैसे ये तो अभी फालतू चीज नहीं, अगर आप पढ़ लेते ना, रिपोर्ट पढ़ लेते, ये तो अभी तक इल्जाम है। यहाँ तो एक करप्शन की बात यहाँ है ही नहीं, करप्शन का कोई एविडेंस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। शायद खकान अब्बासी साहब, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि PMLN के किसी बंदे ने JIT को
वो हाथ लगाने की भी जरूरत महसूस नहीं की और सब ने आके कह दिया बंदे ही पैड़े सन। पहले जेटी पूरी रिपोर्ट पढ़ लेते आके इत्मीनान से, फिर उसका पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या मामला है। अब जो दूसरा प्रॉब्लम है, अब नेटवर्क पकड़ा गया है 2009 से 2014 तक जो 13 कंपनियां ऑफशोर कंपनीज बनाई गई, 9 बर्तानिया में, 3 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में और 1 यूएई में, एफजेडी, ये नेटवर्क पकड़ा गया है। अब दुख ये है कि ये क्यों पकड़ा गया है? सर साजिश बड़ा एक ये ऐसा लफ्ज है कि जो जेआईटी जब शुरू हुई, जब सख्ती आना शुरू हो गई उस साजिश में, कोई बंदा तो बचा नहीं दुनिया का वो साजिश कर रहा है। अच्छा सर, इसकी नेगेशन आ गई एसपीआर की जानिब से, उन्होंने कहा जनाब अगर हम पे उंगली उठाते हो तो हम तो बिल्कुल नहीं है, आगे अपना बंदा तुम यहाँ पे लब लो। साजिश कौन कर रहा है सर? देखिए वो बात तो खत्म हो गई है, एविडेंस आ गया है, जीआईटी ने कह दिया है घर चलते हैं, खुदा हाफिज। नहीं सर यकीन सब कह रहे हैं, मैं ये वकील है, मैं इन पे इनकी बात मान लेता हूँ। जो आदमी ये कहे कि जीआईटी एविडेंस है, वो एविडेंस हो गया है और आप उस पर रिजाइन कर दें, तो कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करें। चौधरी निसार साहब बड़े ऑनरेबल आदमी लगे हैं जिन्होंने ये बात की। ड्यू प्रोसेस भी कोई होता है ना। नहीं, चौधरी निसार साहब ने ऑनरेबल बात की। मुझे अपना डिफेंस करने का इख्तियार है, मुझे काउंटर एविडेंस देने का इख्तियार है और जज जो है उसका फैसला करेंगे। अगर आपने फैसला करना है तो फिर हम चलते हैं घर सारे, फिर डिबेट का फायदा क्या है कि मैंने मिलना है, सऊदी अरब वालों को फोन कर रहे हैं, कागज ना दीजिएगा। आपने बात कर ली है, बात खत्म हो गई है। हकीकत ये है कि जेआईटी में खुद लिखा हुआ है, इन्होंने भी पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है, ये बात नहीं है कि हमने जो एविडेंस दिया है कानूनी शहादत के मुताबिक ये शायद एडमिसिबल ना हो, ये वो खुद कह रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब जानते हैं कि जितना सो कॉल्ड एविडेंस जीआईटी के अंदर है 80% सो कॉल्ड सोर्स रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। सो कॉल्ड सोर्स रिपोर्ट्स की डेफिनेशन भी वहां दी गई है और ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है लॉ का कि सोर्स रिपोर्ट के ऊपर जो एविडेंस होता है ये देख उसकी अगर सोर्स रिपोर्ट है तो उसको नेगेट करें। जो भी है ना कैलिबरी फॉन्ट सोर्स रिपोर्ट, जी बिल्कुल वो सब बातें आ जाएंगी। एफसीई की जो है कंफर्मेशन, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये तमाम कागजात सर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मैंने केस भुगते हैं सर, फवाद चौधरी साहब केस लड़ते हैं, मैंने केस भुगते हैं। कतरी खत है एडमिसिबल सर जी, अगर टेस्टेड मेरे खिलाफ पूरी पाकिस्तान की हुकूमत थी जो टेप रिकॉर्डिंग्स लेकर आए एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, अटेस्टेड बाय एवरीबडी इन द सिविल एविएशन। जज ने उनको ऐसे बाहर फेंक दिया, इनकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। ये बात है, इसलिए फैसला करने दे सुप्रीम कोर्ट को। जीआईटी फैसला नहीं है, ये बुनियादी बात है, ठीक है जी। और उल्टे सीधे इल्जाम लगाना, मैं चैलेंज करता हूं किसी को कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक पैसे की करप्शन का चार्ज ले आए, एविडेंस की बात भी नहीं करूंगा, ये तो आप ये चार्ज ले आए। ये रात को 8 है, रात को 8 नहीं बजे। मेरे भाई आपने बात कर ली, सुन ले यार थोड़ी सी। अच्छा उस कंपनी क्या करेंगे, दुबई वाली कंपनी जी क्या करेंगे? मैं सबसे पहले कहता हूं, अगर दुबई की कंपनी से कोई मॉनेटरी बेनिफिट या उससे कोई जो एसेट्स में इंक्रीज प्राइम मिनिस्टर की हुई है, प्राइम मिनिस्टर विल बी डिस्क्वालीफाइड। कंसीलमेंट हुई है सर, कंसीलमेंट हुई है, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। नहीं मतलब कंपनी को बताया तो नहीं गया देखिए प्राइम मिनिस्टर के मैं कंपनी का शेयर होल्ड करता हूं, मैं शायद सैकड़ों कंपनियों का में मेरा हिस्सा हो, अगर मैं कोई बेनिफिट हासिल नहीं करता, उन कंपनियों के कोई एसेट्स नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये लॉ बड़ा सिंपल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हसन नवाज शरीफ साहब उस कंपनी ने 6.5 लाख पाउंड जो है वो क्विंटन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्विंट नामी कंपनी को उसी एफजी कंपनी ने दिए कर्ज दिया था। देखिए वो कर ले ना, हुसैन नवाज, हसन नवाज 18 साल से पाकिस्तान से बाहर कारोबार करते हैं, आप उनके कारोबार को क्वेश्चन कर सकते हैं और आपसे ज्यादा, हालांकि ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का कोई कानून जो है उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनसे लोकल लॉ क्वेश्चन कर सकता है, उनसे नहीं पाकिस्तानी शहरी हैं वो। मैं थोड़ा सा मुझे गुजारिश हसन और पूछें इनसे, हसन और हुसैन पाकिस्तानी शहरी हैं, उन पे कोई टैक्स की लायबिलिटी है? नहीं, टैक्स की लायबिलिटी है। पाकिस्तानी, उन्होंने पूछा है पाकिस्तानी शहरी है या नहीं है। मेरे भाई आप भी पाकिस्तानी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं और पाकिस्तानी लॉ को वायलेट कर रहे हैं, तो आप मुझे बात करना है कि
मैं आपको एविडेंस दे देता हूं। आप भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हुसैन नवाज भी पाकिस्तानी शहरी हैं, ठीक है जी। तो आप टैक्सेस देते हैं, आप टैक्सेस वो कोई टैक्स नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान से पैसे जा रहे हैं, कारोबार बाहर करता हूं उस पे सस्ता हासिल है। अगर कोई ऐसे पैसे आए हैं, सबसे पहले यार थोड़ा सा मेरे भाई थोड़ी बात कर रहे थे, अगर कोई ऐसे पैसे आए हैं, इंग्लैंड में कारोबार हो रहा है, जो ओवरसाइट, जो स्क्रूटनी कारोबार की और पैसों की वहां पर है, दुनिया में कहीं नहीं है। तो सबसे पहले वो सवाल करेंगे कि आपके पास ये पैसे आए हैं, ये कहां से आए हैं, आपने कैसे कमाए हैं, आपने टैक्स दिया है नहीं दिया, ये सवाल हमारे मुल्क में कम होते हैं। सऊदी अरब में नहीं है सर, 100% सऊदी अरब जितना तो रिलैक्सेशन है, वहीं से तो सारा पैसा जा रहा है यूके। आप हैरान हो जाएंगे कि वहां पर कितनी स्क्रूटनी होती है मनी ट्रांसफर्स की, आप हैरान हो जाएंगे। जवाब दे दूं, 13 कंपनियां हुसैन नवाज ने डिस्कवर हुई हैं JIT में, यूके में बनाई हैं, 10 मिलियन पाउंड के लॉस में है, 1 करोड़ पाउंड के लॉस में नहीं है उनके, नहीं लॉस में, रेड में है, 1 करोड़ पाउंड के लॉस में है। उनको पैसे कहां से जा रहे हैं? FZD जो नवाज शरीफ साहब की कंपनी है, वो पंप इन कर रही है पैसे HT में, मनी भेज रही है वहां से पाकिस्तान से, और ये कह रहे हैं ऊपर से 1 अरब 16 करोड़ 332 रुपए, 56 लाख 16 करोड़ 56 लाख 332 रुपए वो भेज रही है कंपनी, जो लॉसेस में है वो भेज रही है नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब आगे 88 करोड़ रुपया मरियम सफदर को दे रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान से पैसे बाहर गए, वहां से पैसे वापस आए और आपस में तकसीम हो गए, और ये कह रहे हैं और 1 रुपया टैक्स नहीं है। मैं इसके बाद शर्मिला साहब के पास जाऊंगा, एक शार्प ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का पढ़ाएंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, शर्मिला साहिबा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्तीफा नहीं देना है और उन्होंने चैलेंज कर दिया है इस रिपोर्ट को भी, अक्सर मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं जी अवाम के पास जाएंगे 2018 में और वही फैसला करेंगे। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ जो साजिश हो रही है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा बन गई है जिस साजिश का ये इल्जाम लगा रहे हैं? कोई है ही नहीं, बाहर है साजिश तो। देखिए बात ये है कि हम ये साजिश की गूंज जो है ये काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं और मुझे याद है कि अभी JIT की रिपोर्ट आने से 1 या 2 रोज़ कबल मरियम औरंगज़ेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हम साजिशों का जो है बताएंगे भी, जो साजिशी अनासिर हैं उनके नाम भी बताएंगे, उनको एक्सपोज भी करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं उनसे, पीपल्स पार्टी तो बाकायदा पूछ रही है उनसे कि भाई आप हमें बता दें कि कौन साजिश कर रहा है, उनको बेनकाब करें। इस कौम को भी मालूम होना चाहिए कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट दुबई, कतर, नहीं देखिए ना, ये बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो लगता है कि सर्फ एक्सेल साजिश कर रहा है, कोको कोला साजिश कर रहा है। ये देखिए ना, हवा में बातें करना, ये इस किस्म की बातें करना बड़ी मजाया खेज बातें हैं। कौन साजिश कर रहा है भाई, आप बताइए। आप बात ये है कि मौक़िफ़ ये आता है कि चूंकि हम सीपैक बना रहे हैं, साजिश नहीं कर रहा, वो साथ खड़ा, हम सीपैक बना रहे हैं, हम ये भी मौक़िफ़ है जी उनका चौधरी साहब के हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं कि इन्होंने अपना वो किसी को अच्छी नहीं लगी। ये सब चीजें पाकिस्तान के अवाम फैसला कर देंगे। हम साजिश उस बात को कहते हैं जिससे पाकिस्तान कमजोर होता है और पाकिस्तान में आज जो इस पिटीशन से जो हुआ है ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और फायदा किसने उठाया? इंडिया ने। आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ें किस तरह उस जैसे अखबार ने पाकिस्तान के इदारों में डिवीजन डालने की कोशिश की है इस पिटीशन को लेकर। मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द जो पिटीशन आई थी उसका फैसला करे और अगर उनको और भी जाना है आगे, उनके पास 100 मोटो पावर्स हैं, फवाद साहब भी जानते हैं, और वो कहें इस मुल्क के सदर को, वज़ीर-ए-आज़म को, वज़रा को, असेंबली के मेंबरान को, पार्टी के हेड्स को कि अपने असासे भी जस्टिफाई करें, अपना लाइफ स्टाइल भी जस्टिफाई करें। चले इसके बाद सर अगर करप्शन के खिलाफ एक लहर चल पड़ी है तो उसको अगर चल पड़े तो इसमें बुरा क्या है? बहुत अच्छी बात है। इनके यहाँ भी जो ड्राई क्लीनिंग के लिए लोग आए हैं, जो कि यकीनी तौर पे सारे तो अच्छे नहीं लग रहे होंगे फवाद चौधरी साहब आपको, जो उधर से आए हैं ड्राई क्लीनिंग, नहीं बिल्कुल पारसा लोग, अगर वो उनका भी हो जाए एहतसाब तो कोई बुरा तो नहीं है। एहतसाब में तो बड़ी सिंपल बात है, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक ही मयार होना चाहिए। और इसीलिए जब इमरान खान के ऊपर जो सवाल किए जाते हैं कि हालांकि इमरान खान का पास तो पब्लिक एक्सचेकर कभी नहीं रहा,
लेकिन उनके ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं हमने एक एक सवाल का जवाब दिया है। अब भी जो पूछे जा रहे हैं हम उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो सवाल जब इमरान खान है या नवाज शरीफ है, हम ये कहते हैं कि क्राइटेरिया एहतसाब का एक होना चाहिए, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब वाला जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जितना सिंपलीफाई करके बयान कर रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए 80 दुनिया के मुल्कों के जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो हिल गई इस स्कैंडल के बाद, और नवाज शरीफ साहब का और इनका नाम एक इंटरनेशनल स्कैम का हिस्सा है। और ये कहना कि जी ये इंटरनेशनल साजिश है और इसमें ये आ गए हैं और वो आ गए हैं, ये तो देखिए आप अपने आप को एक गैर संजीदा लगते हैं जब आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। आप एक इंटरनेशनल, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती तो मुस्लिम लीग नून जाती अपना नया वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट। चलिए चूंकि बिल्कुल 1 मिनट रह गया, मैं सर आपकी पार्टी से मुताल्लिक, क्या फवाद चौधरी में मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, क्या ये जुर्रत है कि वो इमरान खान से पूछ सके कि यार जिसका 40 अरब का स्कैंडल था, जिसका नैब में केस चल रहा है, ये क्यों आ गया पार्टी में? हम तो करप्शन के खिलाफ हमने बगावत उठाया हुआ। नैब का केस नहीं चल, एक भी बंदा पार्टी में नहीं आया जिसके खिलाफ नैब का केस चल रहा है। अभी जो हाल ही में आए हैं गोंडल साहब, उनके भाई के खिलाफ नहीं चल रहा सर? भाई के खिलाफ, उनके अपने खिलाफ अपने खिलाफ तो बताएं मुझे, उनके अपने खिलाफ कोई नहीं। बिल्कुल 3 लोग आए हैं सर आपके पास। देखिए बात यह है, एक आदमी आपने कहा नैब का केस चल रहा है, मैंने आपको कहा किसी एक के ऊपर भी एक भी केस नहीं चल रहा। मैं सर्टिफिकेट देता हूं तमाम पारसा नेक और नहीं होंगे इबादतगार लोग माशाल्लाह मेरे मुखालिफ के कहने से आप केस कर दें। अगर है जो लोग अपनी पार्टी के लॉयल नहीं थे, जो अपनी पार्टी के लॉयल नहीं थे, ये उनको अपना लॉयल समझते हैं मुबारक हो। सर वो तो खैर हर पार्टी में हुआ है, आपके पास हर पार्टी में हुआ है। उन लोगों ने हशर में देख लिया, 40% काबीना जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब की काबीना थी। आप तो फिर कहा है मैं इनके साथ नहीं बैठता, हिम्मत करें कहीं मैं इनके साथ नहीं बैठता। ऐसा तो नहीं होता ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारे पास आए बड़े बुरे लोग थे जो आपके पास जा रहे हैं, सब पारसा हैं। पारसा की बात नहीं, उन्होंने नैब का एक स्पेसिफिक उन्होंने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने कहा नैब के केस है, मैंने कहा बता दें किसके ऊपर। वक्त खत्म हो गया, कल फिर समाअत है जी, कल फिर क्या बातें होती हैं, क्या एतराज़ात। अब्बासी साहब कह रहे थे कि अभी और भी एतराज़ात हैं जो आने हैं, जो हम जमा कराएंगे, वो क्या होंगे नजर रहेगी। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। Transmission was brought to you by तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार।